नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कवेल एकेडमी पर। देखिए, हमने ई दृष्टि का पूरा लेक्चर सीरीज खत्म कर लिया है। तो ई दृष्टि के ही लास्ट में यह पूरा प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है करंट अफेयर्स को लेकर के। तो चलिए इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 200 क्वेश्चन है इसमें लगभग, तो 2 पार्ट में हम डिस्कस कर लेंगे 100 क्वेश्चन करके। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत करने से पहले जो मित्र नए जुड़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को भी दबाना मत भूलिएगा। चलिए, तो इसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात की गई राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में, तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1976 की जगह लेगी। कथन 2 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अंतिम प्रारूप तैयार करने हेतु इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई थी। कथन 3 है कि अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। और कथन 4 है कि इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1, 2, 3, ऑप्शन बी है केवल 2, 3, 4, ऑप्शन सी है केवल 3 और 4 और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। चलिए, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, 3 और 4 सही है। देखिए, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1976 नहीं 1986 की जगह लेगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 11 जुलाई 2020 को भारत में किस वर्ष हुई बाघों की गणना ने विश्व के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण होने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ए 11 वर्ष 2016, बी वर्ष 2018, सी वर्ष 2019 या डी वर्ष 2015। चलिए, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2018। नेक्स्ट देख लेते हैं। 9 से 11 जुलाई 2020 के मध्य वर्चुअल सम्मेलन इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था। ए भारत, बी रूस, सी ब्रिटेन या डी अमेरिका। चलिए, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन में हुआ था इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का। नेक्स्ट, 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा मंजूर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता को प्राप्त करना है। ए 2030, बी 2025, सी वर्ष 2032 या डी 2028। चलो भैया, सही आंसर दो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2030। नेक्स्ट, हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा कब भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान किया गया। ए 23 जुलाई 2020, बी 20 जुलाई 2020, सी 18 जुलाई 2020 या डी 15 जुलाई 2020। चल, सही आंसर इसका ऑप्शन ए, 23 जुलाई 2020। नेक्स्ट देखते हैं। 11 जुलाई 2020 को किस राज्य में देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत शुरू की गई। ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी बिहार। चलिए, सही आंसर इसका ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में देश की पहली ई लोक अदालत शुरू की गई। नेक्स्ट देख लेते हैं। 7 जुलाई 2020 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारत में नैनो आधारित कृषि इनपुट और खाद्य उत्पादों के मूल्यांकन हेतु दिशा निर्देश जारी किए। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ये दिशा निर्देश नीति निर्माताओं और नियामकों को भारत के कृषि इनपुट और खाद्य क्षेत्रों में नए नैनो आधारित उत्पादों के लिए प्रभावी प्रावधानों को तैयार करने में मदद करेंगे। कथन 2 है कि इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तैयार किया गया है। कथन 3 है कि ये दिशा निर्देश NM से बने नैनो कंपोजिट और सेंसरों पर भी लागू होंगे। आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3 या फिर डी उपयुक्त सभी। चल, सही आंसर इसका ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। 17 जून 2020 को भारत निर्विरोध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य चुना गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि भारत को सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यीय समिति के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र से चुना गया है। कथन 2 है कि भारत वर्ष 2020 से 22 तक सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना रहेगा। और कथन 3 है कि भारत को 192 वैध मतों में से 184 मत मिले। आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 2 और 3, बी केवल 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी उपयुक्त सभी। चलिए, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3 सही है। नेक्स्ट, 4 जून 2020 को केंद्र सरकार ने देश भर के किन क्षेत्रों में अपनी तरह का पहला अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप लॉन्च किया। ए ग्रामीण क्षेत्रों में, बी स्थानीय शहरी निकायों में, सी विश्वविद्यालयों में या डी ITI कॉलेजों में। चलिए, सही आंसर है इसका जो ट्यूलिप प्रोग्राम है उसको स्थानीय शहरी कॉलेजों में
शहरी निकायों में लॉन्च किया गया। ठीक है, यह एक अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 2 जून 2020 को फिल्म मीडिया इकाइयों को तर्कसंगत बनाने तथा स्वायत्त निकायों की समीक्षा पर गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को सौंपी। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए बिमल जुल्का, बी ए के बीर, सी टी एस नागाभाराना या फिर डी प्रसून जोशी। चल, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, बिमल जुल्का जो है इस समिति के अध्यक्ष से। देखिए वर्तमान में जो है बिमल जुल्का जो है यह मुख्य सूचना आयुक्त हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 3 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि उपज और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी। इस अध्यादेश का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए कृषकों को फसल बीमा उपलब्ध कराना, बी कृषकों को स्थायी न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करना, सी कृषकों की कृषि उपज मंडी समिति से बाहर व्यापार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध करवाना, या डी उपर्युक्त सभी। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कृषकों को कृषि उपज मंडी समिति से बाहर व्यापार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध करवाना ही कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा अध्यादेश 2020 का उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 3 जून 2020 को किसने बिजली में अखिल भारतीय रियल टाइम मार्केट लॉन्च किया? ए पीयूष गोयल, बी नितिन गडकरी, सी डॉक्टर हर्षवर्धन या डी आर के सिंह। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, आर के सिंह के द्वारा जो है बिजली के अखिल भारतीय रियल टाइम मार्केट को लॉन्च किया गया। ठीक है, देखिए आर के सिंह जो है यह केंद्रीय विद्युत एवं नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 8 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मंत्रालय के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय औषध और होम्योपैथी के लिए औषध कोष आयोग की पुनर्स्थापना को अपनी मंजूरी दी? ए आयुष मंत्रालय, बी स्वास्थ्य एवं उर्वरक मंत्रालय, सी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या डी गृह मंत्रालय। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, औषध आयुष कोष आयोग की पुनर्स्थापना की जाएगी आयुष मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, यह आयोग किसके लिए बनाया जा रहा है? तो भारतीय औषध और होम्योपैथी के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 3 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट के लिए नए नाम को अपनी मंजूरी दी। ए दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह ट्रस्ट, बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह ट्रस्ट, सी अटल बिहारी वाजपेयी बंदरगाह ट्रस्ट या फिर डी नानाजी देशमुख बंदरगाह ट्रस्ट। बताइए किस नाम के लिए? चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह ट्रस्ट होगा कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट का नया नाम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 15 फरवरी 2020 में समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? ए छत्तीसगढ़, बी राजस्थान, सी झारखंड या डी मध्य प्रदेश। 15 फरवरी नहीं, फरवरी 2020, क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश जो है समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है फरवरी 2020 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 फरवरी 2020 को आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 11 फरवरी 2020 को घोषित दिल्ली विधानसभा के चुनाव के परिणाम में आम आदमी पार्टी को सर्वाधिक 62 सीटें प्राप्त हुईं। दूसरा, चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें प्राप्त हुई थी। तीसरा, अरविंद केजरीवाल ने लगातार तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए कथन 1, 2 और 3, बी कथन 1 और 3, सी कथन 1 और 2 या फिर डी कथन 1, 2 और 3। चलिए, तीनों के तीनों ही कथन सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट, 19 फरवरी 2020 को भारत सरकार द्वारा 22वें भारतीय विधि आयोग के गठन को अपनी मंजूरी दे दी गई। इस आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, तो 22वां विधि आयोग यानी कि यह ऐसे कानूनों की पहचान करेगा जिनकी अब कोई ज़रूरत नहीं या वे अप्रासंगिक है। कथन 2 है कि विधि और न्याय मंत्रालय कानून मामलों के विभाग के माध्यम से सरकार द्वारा अग्रेसित किसी बाहरी देश को अनुसंधान उपलब्ध कराने के अनुरोध पर विचार करना। और कथन 3 है कि गरीब लोगों की सेवा में कानून और कानूनी प्रक्रिया का उपयोग करने के लिए आवश्यक हो गए सभी उपाय करना। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके पास, कथन ए है 1 एवं 2, कथन बी में है 2 और 3, कथन सी है कि कथन कह रहा हूँ ऑप्शन सी है कि कथन 1 और 3 और ऑप्शन डी है सभी। जल्दी कीजिए, समय नहीं लीजिए आप लोग। ठीक, चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। जल्दी करिए, सही आंसर है इसका सभी कथन सही है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 18 जनवरी 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 19 जनवरी 2020 को मंजूरी प्राप्त 22वां विधि आयोग सरकारी राजपत्र में गठन के आदेश के प्रकाशन की तिथि से 3 वर्षों की अवधि के लिए गठित किया जाएगा। कथन 2 है कि भारतीय विधि आयोग का मूल रूप से गठन वर्ष 1955 में हुआ था। कथन 3 है कि इस आयोग का गठन प्रत्येक 3 वर्ष में किया जाता है। और कथन 4 है कि 21वें भारतीय विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2018 तक था। आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए कथन 1 और 3, ऑप्शन बी कथन 2 और 3, ऑप्शन सी कथन 2, 3, 4, ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सारे के सारे कथन सही हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 18 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश बजट अनुमान 2020-21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि प्रस्तुत बजट अनुमान 5,12,807.72 करोड़ रुपए अब तक पेश किए गए बजट अनुमानों में सबसे बड़ा है। दूसरा कथन है कि विगत बजट अनुमान की तुलना में 33,159 करोड़ रुपए अधिक है यह बजट अनुमान। और तीसरा कथन है कि प्रस्तुत बजट में शिक्षित बेरोजगारों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षुता अप्रेंटिसशिप योजना प्रस्तावित की गई है। और कथन 4 है कि मुख्यमंत्री शिक्षुता योजना के तहत 2500 रुपये प्रतिमाह की धनराशि प्रशिक्षण भत्ते के रूप में प्रदान की जाएगी। आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी में है 2 और 3, ऑप्शन सी है 3 और 4, या फिर ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। चलिए सही आंसर क्या होगा इसका, एक बार पढ़ लिया करिए जब मैं ऑप्शन पढ़ता रहता हूँ जब तक, ठीक है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सारे के सारे कथन सही हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये ABCD वाला बवाल जो है ना, दरअसल सॉफ्टवेयर में अपडेट आया है, उसके बाद से दिक्कत कर रहा है। अब हमें अगले अपडेट तक ऐसे ही काम चलाना होगा, क्या कर सकते हैं। चलिए कोशिश करूँगा कि थोड़ा थोड़ा कम से कम आए, ठीक। नेक्स्ट, वैसे मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता तो पता नहीं कैसे कोशिश करूँगा। चलिए फिलहाल 26 दिसंबर 2019 में नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य, कहाँ थे हम लोग, कहाँ आ गए, चलिए आ गए जहाँ पे थे वहाँ पे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश बजट अनुमान 2020-21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि बजट में 7 विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव है। कथन 2 है कि बजट में फसल बीमा योजना का लाभ पहली बार मूल किसान के साथ ही बटाईदारों को भी सुलभ करवाने की व्यवस्था की गई है। कथन 3 है कि राजकोषीय घाटा जो है 53,195.46 करोड़ रुपये अनुमानित है, सकल राज्य घरेलू अनुपात का 2.97% है। कथन 4 है कि वर्ष 2020-21 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 641.74 लाख मीट्रिक टन है एवं तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 13.90 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए है पहला और चौथा, ऑप्शन बी है कि पहला और तीसरा, और ऑप्शन सी है तीसरा और चौथा, और ऑप्शन डी है सभी कथन सत्य हैं। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही है, ठीक है। देखिए ये सब स्टेटमेंट ना आप याद करते चलिएगा, डायरेक्ट प्रश्न आएंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 28 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार ने देश की 10 और अति महत्वपूर्ण झीलों को रामसर साइट घोषित किया। कथन 2 है कि इनमें उत्तर प्रदेश की 6, पंजाब की 3 तथा महाराष्ट्र की 1 झील शामिल है। कथन 3 है कि इसके साथ ही वर्तमान में रामसर श्रेणी की कुल 37 झीलें हो गई। आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके पास पहला और दूसरा, ऑप्शन ए है पहला और दूसरा, ऑप्शन बी है दूसरा और तीसरा, और ऑप्शन सी है पहला और तीसरा, और ऑप्शन डी है सभी कथन सत्य हैं। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सारे के सारे कथन सही हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के 6 साइट्स को शामिल किया गया है वेटलैंड की श्रेणी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22। 29 जनवरी 2020 को मंजूर चिकित्सा गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि प्रस्तावित विधेयक द्वारा चिकित्सा गर्भपात अधिनियम 1971 में संशोधन किया जाएगा। कथन 2 है कि इसमें दुष्कर्म पीड़ित, सगे संबंधियों के साथ यौन संपर्क पीड़ित तथा और अन्य असुरक्षित महिलाएं जैसे दिव्यांग महिला, नाबालिग भी शामिल होंगी। आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए कथन 1, ऑप्शन बी कथन 2, ऑप्शन सी न तो 1 न ही 2, और ऑप्शन डी दोनों कथन सत्य हैं। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 2 के दोनों ही कथन सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो यह है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पूछा जा रहा है कि 27 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार ने असम के उग्रवादी समूहों में से एक नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड NDFB और 2 अन्य संगठनों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इस समझौते का उद्देश्य बोडो की सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई और जातीय पहचान को संरक्षित करना है। कथन 2 है कि बोडो क्षेत्र के विकास हेतु 1500 करोड़ रुपए की विशिष्ट परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। कथन 3 है कि बोडो आंदोलन में मारे गए प्रत्येक परिवारों को 5 लाख रुपए की राशि मुआवजे के रूप में दी जाएगी। और कथन 4 है कि बोडो कछारी कल्याण परिषद की स्थापना की जाएगी। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके पास ए पहला और तीसरा, ऑप्शन बी कथन 2 और 4, ऑप्शन सी कथन 1, 2 और 3 सही हैं, या फिर ऑप्शन डी सभी कथन सही हैं। चलिए भैया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सारे के सारे कथन सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 11 जनवरी 2020 को भारत सरकार द्वारा पूर्वोदय का शुभारंभ किया गया। इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसका शुभारंभ कोलकाता, पश्चिम बंगाल में किया गया। कथन 2 है कि पूर्वोत्तर राज्य के विकास के संदर्भ में इस्पात मंत्रालय द्वारा पूर्वोदय की शुरुआत की गई है। आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है कथन 1, ऑप्शन बी है कथन 2 और ऑप्शन सी न तो 1 नहीं 2 और ऑप्शन डी दोनों कथन सत्य है। चलिए, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, दोनों कथन सही है। ठीक है, कोलकाता में एक स्टील हब की स्थापना भी की जा रही है पूर्वोदय मिशन के ही तहत। ठीक, नेक्स्ट 3 दिसंबर 2019 को दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय 2019 संसद में पारित हुआ। इससे संबंधित कथनों पर विचार करें। कथन 1 एक विलय के पश्चात इस नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव होगा। कथन 2 है कि यह बॉम्बे उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में शासित होगा। कथन 3 है कि यह केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित दिन से लागू होगा। कथन 4 है कि इस विधेयक से प्रशासन एवं सेवा शर्तों और आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा। आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है पहला कथन 1 और 2, ऑप्शन बी में है कथन 2 और 3, ऑप्शन सी उपर्युक्त सभी, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2019 में नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य सूचकांक भारत सूचकांक जारी किया। ठीक है, SDG इंडिया इंडेक्स 2019 को ऐसे बोलते हैं। ठीक है, यही आएगा पेपर में आपके, SDG इंडिया इंडेक्स 2019। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि यही आएगा पेपर में, मतलब इस तरीके से यह सूचकांक एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा संस्करण जारी किया, किसने जारी किया? नीति आयोग ने। ठीक है, इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि 3 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार तथा असम जो वर्ष 2018 में आकांक्षी श्रेणी में थे, सुधार करते हुए परफॉर्मर की श्रेणी में आ गए। कथन 2 है कि इस सूचकांक में 17 विकास लक्ष्यों में से 16 SDG के संदर्भ में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रदर्शन को 0 से 100 के बीच के पैमाने पर माना गया। आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1, बी केवल 2, सी न तो 1 नहीं 2, या फिर डी 1 और 2 दोनों। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 2 के दोनों ही कथन सही हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य परफॉर्मर्स की श्रेणी में आ गया। ठीक है, आकांक्षी से। नेक्स्ट, दिसंबर 2019 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का पद सृजित करने की मंजूरी दी गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वह रक्षा मंत्री के लिए प्रधान सैन्य सलाहकार की भूमिका निभाएंगे, यानी कि CDS। ठीक, और दूसरा कथन है कि CDS तीनों सैन्य सेवाओं के प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करेंगे। तीसरा कथन है कि CDS युद्ध के समय तीनों सेनाओं के बीच प्रभावी समन्वय कायम करेंगे। और चौथा कथन है कि CDS रक्षा मंत्री के लिए प्रधान सैन्य सलाहकार की भूमिका भी निभाएंगे। आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके पास ए कथन 1, 2, 3, ऑप्शन बी कथन 2, 3, 4, ऑप्शन सी उपर्युक्त सभी, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए, ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त सभी कथन सही है। ठीक है, रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में काम करेंगे। ठीक है, ये देखिए, यह जो है रिपीटेड है। ठीक है, वह रक्षा मंत्री के लिए प्रधान सैन्य सलाहकार की भूमिका निभाएंगे, वह रक्षा मंत्री के लिए प्रधान सैन्य सलाहकार की भूमिका निभाएंगे। ध्यान देंगे तो आप समझेंगे चीज़ों को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2019 में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019 यानी कि SDG इंडिया इंडेक्स 2019 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है कि भारत का समग्र स्कोर वर्ष 2018 के 57 से बढ़कर के 2019 में 60 हो गया। दूसरा कथन है कि भारत ने लक्ष्य स्वच्छ पेयजल और स्वच्छ ऊर्जा, उद्योग, नवाचार और आधारभूत ढांचा तथा वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा में अधिकतम वृद्धि हासिल की। कथन 3 है कि इस सूचकांक में केरल, हिमाचल प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश शीर्ष 3 स्थान पर रहे। कथन 4 है कि उत्तर प्रदेश का स्कोर 55 रहा। ठीक, उत्तर प्रदेश स्कोर 55 सूचकांक में 24वें स्थान पर है, जबकि विगत वर्ष सूचकांक में उत्तर प्रदेश का स्थान था 29वां। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके पास ए के कथन 2 और 4, बी कथन 1 और 3, सी उपयुक्त सभी, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। नेक्स्ट को है क्वेश्चन नंबर 29। दिसंबर अंत 2019 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को वर्ष 2020-25 तक $5 ट्रिलियन की जीडीपी हासिल करने हेतु अवसंरचना परियोजनाओं पर कितने ट्रिलियन डॉलर खर्च करने होंगे। ए 1.4 ट्रिलियन डॉलर, बी 1.9 ट्रिलियन डॉलर, सी 1.3 ट्रिलियन डॉलर, या डी 2.4 ट्रिलियन डॉलर। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1.4 ट्रिलियन डॉलर भारत को खर्च करने होंगे वर्ष 2020 से 25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं ISFR 2019 के बारे में। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ISFR 2019 के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि देश में कुल मैंग्रोव वन कवर 4,975 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। कथन 2 है कि देश के सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य संघीय क्षेत्र क्रमशः पश्चिम बंगाल 42.45%, गुजरात 23.66%, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 12.39%, आंध्र प्रदेश 8.12% हैं। कथन 3 है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुल वनावरण उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में जो है 1,70,541 वर्ग किलोमीटर है, जो इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 65.05% है। और कथन 4 है कि मैंग्रोव वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाले 3 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा हैं। और कथन 5 है कि देश का कुल बांस आधारित क्षेत्र है 1,60,037 वर्ग किलोमीटर। आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके पास ए कथन 1, 3 और 5, ऑप्शन बी है कथन 2, 3 एवं 5, ऑप्शन सी सभी कथन असत्य हैं, और ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी कथन सत्य हैं। सारा डाटा आपको याद रहना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य से खत्म हुआ। राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। अंतर्राष्ट्रीय को देख लेते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय में 30 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने संयुक्त रूप से मॉरिशस के नए उच्चतम न्यायालय भवन का शुभारंभ किया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि इस भवन का निर्माण भारतीय अनुदान की सहायता से किया गया। कथन 2 है कि यह मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में भारत की सहायता से बनी पहली बुनियादी ढांचा परियोजना है। कथन 3 है कि यह भारत सरकार द्वारा मॉरिशस को $353 मिलियन के विशेष आर्थिक पैकेज के तहत बनने वाली पहली परियोजना है। आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चलिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। जुलाई 2020 में अमेरिकी संपत्ति कंसल्टेंट कुशमैन एवं वेकफील्ड द्वारा वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। ए जापान, बी चीन, सी सिंगापुर, या डी अमेरिका। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अमेरिकी संपत्ति कंसल्टेंट, ठीक है, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है कुशमैन एंड वेकफील्ड, इनके द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, जिसमें चीन को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, 22 जुलाई 2020 को विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO जनरल काउंसिल ने किस मध्य एशियाई देश को ऑब्जर्वर का दर्जा दिए जाने की घोषणा की। ए कजाकिस्तान, बी अफगानिस्तान, सी तुर्किस्तान, या डी उज्बेकिस्तान। तुर्किस्तान नहीं, तुर्कमेनिस्तान है। ठीक है, चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, तुर्कमेनिस्तान को WTO के ऑब्जर्वर राष्ट्र का दर्जा दे दिया गया 22 जुलाई 2020 को। नेक्स्ट देख लेते हैं। 28 जुलाई 2020 को हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को निलंबित करने वाला चौथा देश बना न्यूजीलैंड। ठीक, इसके पूर्व कौन से 3 देश हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर चुके हैं। ए भारत, कनाडा, जापान, बी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, सी भारत, ब्रिटेन, कनाडा, या डी अमेरिका, ब्रिटेन और भारत। चलिए,
सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन ने न्यूजीलैंड के पहले ही हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 जून 2020 को सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी कि SDSN और बर्टल्समैन स्टिम्पटन द्वारा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि इस सूचकांक में 166 देशों को शामिल किया गया है। दूसरा कथन है कि इस सूचकांक में स्वीडन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। कथन 3 है कि इस सूचकांक में भारत को 117वां स्थान प्राप्त हुआ है। और आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी 2 और 3 या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2020 में दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के किन 2 देशों ने रूबेला और खसरा के उन्मूलन का लक्ष्य तय समय वर्ष 2023 से पहले हासिल कर लिया? ए भारत एवं श्रीलंका, बी मालदीव एवं श्रीलंका, सी मालदीव एवं भूटान या फिर डी भारत एवं मालदीव। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मालदीव एवं श्रीलंका। नेक्स्ट, जून 2020 में IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि इस सूचकांक में कुल 163 देशों को शामिल किया गया है। दूसरा कथन है कि सूचकांक में सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरा कथन है कि सूचकांक में भारत को 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। और आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 3 और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। चलिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है। जून 2020 में विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय की ओर से संयुक्त रूप से पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा कथन है कि सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया है। और कथन 3 है कि सूचकांक में भारत को 168वां स्थान प्राप्त हुआ है। आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 3 और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है, ठीक है। मई 2020 में हवाई स्थित पूह होनू ज्वालामुखी को विश्व का सबसे गर्म और ज्वालामुखी घोषित किया गया। इससे पूर्व किस को सबसे बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया था? ऑप्शन ए है किलिमंजारो, ऑप्शन बी है माउना लोआ, ऑप्शन सी बैरन आइलैंड या फिर ऑप्शन डी माउंट एटना। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, माउना लोआ इसके पूर्व सबसे बड़ा ज्वालामुखी था। लेकिन अब जो है यह बदल गया है नाम, अब यह हो गया पूह होनू ज्वालामुखी, ठीक है, नाम नहीं बदला है, ज्वालामुखी ही बदल गया है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है कि मई 2020 में किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक अमेरिकी सीनेट में पारित हुआ? ए चीन, बी भारत, सी उत्तर कोरिया या डी जापान। चलिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चीन। नेक्स्ट देख लेते हैं। 18 से 19 मई 2020 के मध्य 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहाँ संपन्न हुई थी? ए जिनेवा, बी बीजिंग, सी न्यूयॉर्क या फिर डी पेरिस। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा पेरिस में संपन्न हुई थी 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 19 मई 2020 को भारत समेत कितने लोगों का चयन 3 वर्षों के लिए WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए हुआ था? तो ए 15, बी 10, सी 20 या फिर डी 7। चलिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 और देशों का भी चयन हुआ था। नेक्स्ट, 13 मई 2020 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में स्वीडन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो बताइए। देखिए भाई, ऑप्शन है ए 73वां, बी 75वां, सी 74वां या डी 76वां। चलिए, देखिए, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान रहा 76वां, ठीक, 74वां स्थान रहा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान रहा 74वां और स्वीडन का पहला रहा। यह जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। गलती होगी तो मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट, 9 मई 2020 को WHO और संयुक्त राष्ट्र के डाक एजेंसी द्वारा चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। किस वर्ष विश्व के सभी लोगों ने चेचक से मुक्ति पा ली थी? ए वर्ष 1982, बी वर्ष 1980, सी वर्ष 1990 या डी वर्ष 2000। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1980 में जो है विश्व के सभी देशों ने चेचक से मुक्ति पा ली थी।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हाल ही में खाद्य आपूर्ति के प्रति जलवायु परिवर्तन के खतरों का समाधान करने हेतु किस देश द्वारा $150 मिलियन के फूड प्लेनेट प्राइज की घोषणा की गई? ए स्वीडन, बी नीदरलैंड, सी नॉर्वे या फिर डी डेनमार्क। चलिए देखिए, फूड प्लेनेट प्राइज की घोषणा की गई है स्वीडन के द्वारा, ठीक है। किस लिए? तो 1 मिलियन, देखिए जलवायु परिवर्तन के खतरों का समाधान करने हेतु दिया गया है $1 बिलियन के फूड प्लेनेट प्राइज की घोषणा की गई, ठीक है, खाद्य आपूर्ति के प्रति जलवायु परिवर्तन के खतरों का समाधान करने के लिए। फूड नाम याद रखिएगा, ठीक है, फूड प्लेनेट प्राइज, क्योंकि दो तरीके से यह इंपॉर्टेंट है, एक तो खाद्य आपूर्ति को लेकर के, दूसरा जो है जलवायु परिवर्तन के खतरे को लेकर के, ठीक। नेक्स्ट, फरवरी 2020 में जारी वार्षिक प्रकाशन एथनोलॉग के अनुसार अंग्रेजी और मैंडरिन के बाद विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? ए अरबी, बी उर्दू, सी फ्रेंच या डी हिंदी। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी हिंदी। नेक्स्ट देख लेते हैं, 17 फरवरी 2020 में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा द इमर्जिंग इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 शीर्षक से जारी रैंकिंग के अनुसार शीर्ष 4 स्थानों पर किस देश की यूनिवर्सिटी है? ए अमेरिका, बी यूके, सी जर्मनी या फिर डी चीन। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी चीन, ठीक है। चीन की शीर्ष पर सिन्हुआ यूनिवर्सिटी है सबसे ऊपर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कहाँ से, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि फरवरी 2020 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज द्वारा वैश्विक रक्षा व्यापार पर मिलिट्री बैलेंस शीर्षक से जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में वैश्विक रक्षा व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? ए 6%, बी 4%, सी 5% या डी 3%। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 4% की वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फरवरी 2020 में मालदीव पुनः राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य बना, इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि 1 फरवरी 2020 को मालदीव पुनः राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य बन गया। दूसरा कथन है कि मालदीव ने वर्ष 2016 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता छोड़ी थी। और तीसरा कथन है कि गौरतलब है कि मालदीव वर्ष 1982 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके पास ए कथन 1, ऑप्शन बी कथन 2, ऑप्शन सी कथन 1 और 2 और ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी सभी के सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और आर्थिक परिदृश्य का आर्थिकी से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों से संबंधित अंतिम प्रश्न को, ठीक। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जनवरी 2020 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2019 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, इस सूचकांक में नॉर्वे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। दूसरा, इस सूचकांक में भारत को 51वां स्थान प्राप्त हुआ। और तीसरा, सबसे अंतिम स्थान 165वां उत्तर कोरिया का है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके पास कथन 1 एवं 2, ऑप्शन बी कथन 2 और 3, ऑप्शन सी कथन 1 और 3 या फिर ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। चलिए सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी सभी कथन सही है, ठीक है। देखिए 50 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, ठीक। 50-50 क्वेश्चन करके 4 डिस्कशन कर लेते हैं, कोई मतलब नहीं बनता है इतना बड़ा एक वीडियो बनाने का, ठीक है। आर्थिक परिदृश्य से हम अगले लेक्चर की शुरुआत करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।